हालात हाज़रा पर बात करने के लिए साइम रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साइम साहब फरमाइएगा, माशाल्लाह इस साल पाकिस्तान में जो मकई है वो अच्छी पैदावार हुई है और 23% एक्सपोर्ट में इजाफा हुआ है। आप क्या समझते हैं ये कितना अहम है और इसको कैसे बढ़ाया जा सकता है? बहुत शुक्रिया बनियामिन साहब, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान में मकई की जो पैदावार है वो हर साल बेहतर से बेहतर होती जा रही है। इसके पीछे जो फैक्टर्स हैं उसमें एक तो बीज, हमारा मेजॉरिटी बीज जो सा है वो मकई में इस्तेमाल कर रहे हैं वो इम्पोर्टेड दरामदी बीज है और हाइब्रिड है, उसकी वजह से पैदावार में बहुत इजाफा हो रहा है। दूसरी बात ये कि अवेयरनेस, फार्मर है उसको अवेयरनेस आ चुकी है, वो फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल बहुत बेहतर तरीके से कर रहा है। ख़ुसूसी तौर पर मकई की फसल में पोटाश का इस्तेमाल बहुत बढ़ गया है जो कि पहले नहीं था। और तीसरी चीज़ है पेस्ट मैनेजमेंट भी अच्छी हो जाती है। इन सबको मिलाकर इस साल जो स्पेशल फैक्टर है, हमें मकई की फसल को क्लाइमेट ने बहुत फेवर किया है। तो एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें अपने मकई की जो एरेबल लैंड एरिया उसमें इजाफा करना होगा। उसका तरीकाकार ये है कि दो है कि हमारे पास इस वक्त 1.5 करोड़ एकड़ ज़मीन ऐसी पाकिस्तान में मौजूद है जिसको हम मामूली या ज़्यादा काविश करके उसको हम बात कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि अगर हम गंदम की पैदावार जो थी पर एकड़ औसत पैदावार है उसमें इजाफा कर दें तो हम गंदम की पैदावार में अगर 10% इजाफा करते हैं जो कि पोटाश के बेहतर इस्तेमाल से हो सकती है तो हमें 20 लाख एकड़ ज़मीन जो सी स्पेयर हो जाएगी। साइंस साहब बिल्कुल दुरुस्त फरमाइए कि 5-10% आप जो कह रहे हैं इजाफा हो जाए गंदम की फसल में, तो ये कैसे मुमकिन है? हर साल गवर्नमेंट तो एफर्ट करती है, किसान भी एफर्ट करते हैं। देखें इसमें ना जो तरीकाकार ये है कि गवर्नमेंट जो सी सब्सिडी दे रही है उसमें पोटाश को ऐड कर ले। पोटाश पाकिस्तान में ज़्यादातर दरामदी है और 25 किलोग्राम का जो बैग आपका आता है इम्पोर्ट होकर आता है उस पर आपको फार्मर को पर एकड़ एक बैग लाजमी डालें। फार्मर अभी पोटाश नहीं डालता। और दूसरा, अगर जहाँ पे फार्मर बरानी इलाका जहाँ पे गंदम है उधर आप इसके पोटाश को डालने के बजाय अगर आप पानी के साथ नहीं दे सकते तो आप इसके स्प्रे करवाएं। सैम साहब क्या वजह है पाकिस्तान में ज़राअत का इतना बड़ा सेक्टर है, बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स हैं, फिर भी इसको आज तक हम टैक्स नेट में नहीं ला सके? किस तरह इस पूरे सिस्टम को टैक्स नेट में ला के जो नेशन की इकॉनमी उसको बेहतर किया जा सकता है? नहीं, आप देखिए इस वक्त पाकिस्तान में ज़रूरी अद्वियात, बीज और खादों का बिज़नेस है वो तकरीबन उसकी वैल्यू जो सी है वो मिलाकर देखा जाए तो वो 2,500 अरब की वैल्यू बनती है। और इसी तरीके से 2,500 अरब का ये ख़रीदारी होती है। आप किसी भी डीलर शॉप पे चले जाएँ उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं होगा, टैक्स नेट में वो नहीं होते। जो फार्मर आपसे सब्सिडी लेना चाहता है या आपसे ज़रूरी कर्जाजात लेना चाहता है या अपने खाले पक्के करवाना चाहता है किसी भी फार्म में, वो फार्म इसकी मैनेजमेंट में इस्लाह चाहता है तो उसको चाहिए अपने आप को टैक्स नेट में रजिस्टर करवाए। गवर्नमेंट इसके ऊपर फैसिलिटी कर सकती है फार्मर्स के ऊपर इनकम टैक्स जो लगाना चाहती है गवर्नमेंट उसको लगाए और उसके बदले उनको फैसिलिटी दे। सैम साहब जो बड़े फार्मर हैं उनके ऊपर तो ज़रूर होना चाहिए। 10 एकड़ वालों को छोड़ दें, 20 वालों को छोड़ दें, जिनके पास सैकड़ों एकड़, हज़ारों एकड़, लाखों एकड़ ज़मीन है तो वो क्यों नहीं टैक्स देते? और पिछले कुछ अरसे में कोशिशें भी की गई हैं लेकिन आगे से वो बिल जो है वो मुस्तरद हो जाता है क्योंकि वहाँ सारे बैठे ही लैंडलॉर्ड हुए हैं। देखिए आपकी बात भी वजन बहुत ज़्यादा है कि जो असम्बलियों में बैठे हैं मेजोरिटी लोग वो जागीरदार फ्यूडल लॉर्ड्स हैं। वो कैसे इस बात को करेंगे कि हमारे ऊपर हम कुछ दें? पाकिस्तान को इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये है कि अशराफिया की जो मराहत है उसने गरीब के खून निचोड़ के वो मराहत जो सी है वो उनकी आबियारी की जा रही है। आए रोज़ आप देख लें बेनिफिट्स कैसे हैं, ब्यूरोक्रेसी के देख लें, आप किसी भी डिपार्टमेंट को ले लें उसमें जो हाई अप्स हैं उनकी आप बेनिफिट्स देख लें, आप हैरान रह जाएंगे। तो इसको फ़िलहाल पाकिस्तान में आप 25 एकड़ से ऊपर जितने काश्तकार है उस पर लागू करें और नेक्स्ट स्टेप में देखें टैक्स से किसी को मुहर्रा नहीं होना चाहिए। हाँ, 25 एकड़ से ऊपर काश्तकार उस पर लागू करें, जो 150 एकड़ या 100 एकड़ से ऊपर का काश्तकार उस पर ज़्यादा परसेंटेज बढ़ाएं। इसी तरह 25 एकड़ से नीचे काश्तकार के इस पर परसेंटेज कम कर दें लेकिन टैक्स हर एक पे लगना चाहिए। सर पूरी दुनिया में ये सिस्टम है, इवन अब तो इंडिया में भी कुछ स्टेट्स में लागू हो चुका है ज़राअत के फ़ी एकड़ टैक्स जो है, लेकिन पाकिस्तान में खैर अल्लाह करे ये भी हो जाए। साहब फरमाइएगा कि कपास का जो बीज है वो आज भी एक मुअम्मा बना हुआ है, जाली बीज माफिया बिल्कुल आज़ाद फिर रहा है। इस वक्त भी किसानों ने जो वैराइटीज़ लगाई थी वो नहीं निकली, वो डिफरेंट वैरायटी है, लगाया कुछ और था निकला कुछ और है। ग्लाइफोसेट के नाम पे भी सीड बेचा गया, अब वो स्प्रे करते हैं ग्लाइफोसेट का तो पत्ते जल जाते हैं। तो ये क्या है, असल में इसके पीछे है कौन? देखिए अगर आप पाकिस्तान में कपास की फेल्यूर की बात करें तो सिंगल मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर जो सा है जिसको आप 90% क्रेडिट दे सकते हैं कपास की फेल्यूर का, वो आपका गैर मियारी बीज है। साइंटिस्ट ने अपने ज़ाती मफाद के लिए जो कंपनीज़ का माफिया था सीड कंपनीज़ के साथ उनके साथ मिलकर कच्ची वैरायटी कहते हैं जो कि पूरी तरह से इस्टेब्लिश नहीं हो पाती लैब ट्रायल्स में, उसको मार्केट कर दिया और फिर उसको ज़्यादा बेचने के लिए उस वैरायटी के अंदर मिक्सिंग करके ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाया जा सके आपने मिलावटशुदा वैराइटीज़ को आम कर दिया, जिसका नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान दुनिया के बदकिस्मत ममालिक में है जहाँ सरकारी तौर पर
इस बात का कहा जाता है कि अगर आपका 60% बीज कपास का जर्मिनेशन कर दे तो वो प्योर है। खुदा का खौफ करें, पूरी दुनिया में जो रेट है वो 95% होता है और बहुत कम स्टैंडर्ड कर लेते हैं 90% पे आते हैं। ये वाद मुल्क में वाद पैदावार दे दी है कि आपने 60% जिसको आप प्योरिटी की बात करें। इसका मतलब है कि जो किसान भी लगाएगा बीज, हफ्ते बाद 10 दिन बाद उसकी जर्मिनेशन होगी, उसको 40% मिनिमम सीड दोबारा लगाना पड़ेगा। अगर नहीं लगाएगा पैदावार कम आएगी। बिल्कुल साहिब साहब, इस वक्त जो वज़ीर आला पंजाब साहब हैं वो बड़े एक्टिव हैं कपास के ऊपर और बाकी ओवरऑल एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर। उनसे एक दरख्वास्त करते हैं हम मिल के कि वो एक कमेटी बनाएं जो इंक्वायरी करे कि पाकिस्तान में जो कॉटन के सीड के साथ खिलवाड़ हुआ है उसका असल ज़िम्मेदार कौन है। जिसके बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इस इंक्वायरी के जो सिरे हैं वो आपको प्राइवेट माफिया, हुकूमती जो ज़राअत अफसरान, रिसर्च के अदारे और एक्सटेंशन डिपार्टमेंट, ये सब लोग इसमें शामिल होंगे, इसके साथ डीलर्स भी। और किसान पिसा है इसमें, जो पिसा है इसमें किसान है, पीसी इसमें पाकिस्तान की मईशत है, पीसी इसमें पाकिस्तान की रियासत है। लेकिन रियासत को मैं इसलिए कसूरवार कहूँगा पिसने के बावजूद कि रियासत जिम्मेदार होती है हर किस्म की मॉनिटरिंग की। अगर वो नहीं कर पाती थी उसका फेल्यूर है, बेशक वो उसका नुकसान भुगत रही हो। जी साहिब साहब, इस वक्त हमारे साथ असलम चौधरी साहब मौजूद हैं। मौसम काफ़ी आजकल गर्म है, उनसे पूछते हैं कि ये गर्म मौसम कब तक जारी रहेगा, कहाँ कहाँ बारिश मतवक्क है पाकिस्तान में। जी सर, अस्सलाम वालेकुम, फरमाइएगा। शुक्रिया बेनियामीन। आने वाले वीक के दौरान मौसम की फोरकास्ट इस तरह की होगी। अगले हफ्ते ज़्यादातर प्री मानसून की बारिशें शुरू होगी, इससे टेम्परेचर भी कम होंगे और मौसम खुशगवार होगा। इस्लामाबाद में आने वाले वीक के दौरान बारिश के चांसेस है और मूसलाधार बारिश होगी। लाहौर समेत पोठोआ रीजन, जिसमें जेलम, चकवाल, अटक वगैरह शामिल है, गुजरांवाला, इन इलाकों में कहीं कहीं मूसलाधार बारिश का भी इम्कान है। साउथ पंजाब में हल्की से दरमियानी बारिश का इम्कान है। सिंध में अपर सिंध है, उसमें बारिश के चांसेस है, जिसमें सखर, जैकोबार, लाड़काना शामिल है। और कराची में मौसम जुज़वी अबरूद रहने का इम्कान है। बलूचिस्तान में साउथ बलूचिस्तान, उसमें ज़्यादातर मौसम खुश्क रहेगा, जबकि ज़ियारत, ज़ोब, कलात, नसीराबाद, बारखान, इन इलाकों में बारिश होगी। केपी में पेशावर समेत अपर केपी, जिसमें मालाकंड, एबटाबाद, सवात, मानसिरा, इन इलाकों में कहीं कहीं मूसलाधार बारिश भी हो सकती है। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश होगी और कहीं कहीं मूसलाधार बारिश का भी इम्कान है। जी ठीक सर, फरमाइएगा कि इस वक्त जो दर्जा हरारत है वो जनूबी पंजाब में और सिंध के अक्सर इलाकों में 45 तक पहुंच चुका है, तो आइंदा हफ्ते क्या दर्जा हरारत रहने के इम्कानात हैं। टेम्परेचर की बात की जाए तो अगले वीक के दौरान टेम्परेचर मामूल से भी कम रहेंगे। इस्लामाबाद में ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 35 डिग्री सेंटीग्रेड और लाहौर में 36 डिग्री सेंटीग्रेड और कराची में 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। कोयटा में 34 डिग्री सेंटीग्रेड, पेशावर में 36 डिग्री सेंटीग्रेड, गिलगित में 28 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि मुजफ्फराबाद में 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। और इस वीक में ईद भी आ रही, तो ईद कुर्बान मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम खुशगवार होगा, इसलिए ईद भी अच्छी होगी। जी असलम साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। जी साइंस फरमाइएगा, इस वक्त जो गर्मी की लहर है, हीट वेव है, ये किस तरह ज़राअत को मुतासर कर रही है। इस वक्त हीट वेव बहुत शदीद है। गर्मी के दौरान में कहीं के इलाकों में आपको बारिशें भी मुतवक्को हैं। अच्छा, बारिशें हो भी रही हैं और आगे भी मुतवक्को हैं। स्पेशली जो कपास के इलाके हैं उनके अंदर बारिशों के बाद जो हफ्स पैदा होता है वो सफ़ेद मक्खी की जो उनसे हमले के अंदर बहुत शिद्दत पैदा कर देता है। तो जो किसान आज़ाद जिन्होंने कपास लगाई है वो अभी से प्रॉपर हिफ्ज़ मुक़द्दम के तौर पर सफ़ेद मक्खी के तदारुक के लिए स्प्रे का बाकायदा स्प्रे करें और इसमें आप कमी ना आने दें। जो आपका महीना ये जो सा होगा जून का एंड से लेकर आपका 15 अगस्त तक, ये पीक एरिया आपका, इसमें आपने 1.5 महीने में अपने आप को अपनी फसल को बेहतर पैदावार के लिए सफ़ेद मक्खी से बचाना है।